बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रज़ा एकेडमी। आज के लेक्चर में हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मदद से हायर ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको सॉल्व करना देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस तक सॉल्व किए थे। ये उसी लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं अटेंड किया तो पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, इस मेथड में हम क्या करेंगे, सेम वही वर्किंग रूल्स होंगे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सपोज कि ये हमारे पास एक nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अगर ये nth ऑर्डर की हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो yc होगा वो क्या होगा, yc इज इक्वल टू c1y1 प्लस c2y2 अप टू cn ये हमारा इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो हमारे पास yp हम किस तरह फिर सपोज करेंगे, yp हम सपोज करेंगे yp इज इक्वल टू u1y1 प्लस u2y2 प्लस अप टू un क्योंकि हमारे पास y1 से लेकर yn तक जो है ना yc है, तो हर y1 y2 y3 के साथ हम u1 u2 u3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये yp आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है हमने u1 से लेकर un तक की जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने फाइंड करना है। उनको हम किस तरह फाइंड करेंगे, हमारे पास जो पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ u1 डैश और u2 डैश की वैल्यू फाइंड की थी क्योंकि हमारे पास उस वक्त सिर्फ y1 और y2 था। तो जहां हमारे पास क्या आएगा, uk डैश इज इक्वल टू और k आपका 1 से n तक जाएगा, यानी कि u1 डैश u2 डैश u3 डैश अप टू un डैश। ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ को हमने इंटीग्रेट करना है, तो वहाँ से हमारे पास इन सब u1 u2 u3 की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, अभी हम इसको एक एग्जांपल पे अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि ये वर्किंग रूल्स किस तरह अप्लाई होंगे। वो ये हमारे पास एक थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की मदद से सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, yc फाइंड करेंगे। yc फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्सिलरी इक्वेशन होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, इसकी जगह हम सिंपली एम क्यूब लिख देंगे, साथ चूँकि कोफिशिएंट 1 है तो इस वजह से इसके साथ 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह प्लस डी वाई बाई डी एक्स है तो इसकी जगह सिंपली एम आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक, ये थर्ड ऑर्डर की एक्सिलरी इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स आएंगे। कौन कौन से सोल्यूशन आएंगे, m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, यानी कि कम्प्लेक्स रूट, 2 कम्प्लेक्स रूट हैं और एक आपका रियल होगा। तो yc हमारे पास क्या आ जाएगा, c1 ई रेज़ टू पावर 0x प्लस c2 ई रेज़ टू पावर 0x cos x प्लस c3 ई रेज़ टू पावर 0 sin x। ठीक है, तो ये हमारे पास जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका yc आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ हमारे पास y1 क्या है, c1 के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो हमारे पास y1 आ जाएगा। y2 हमारे पास क्या है, cos x है, या इसको अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं, यानी कि sin x के साथ c2 लिख दें या cos x के साथ c2 लिख दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने c2 cos x लिखा है तो y2 हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। इसी तरह y3 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। ठीक है, आपने फिर क्या करना है, इसका रॉन्स्कियन कैलकुलेट करना है। क्योंकि ये हमारे पास 3 रूट्स हैं तो ये 3 रूट्स के लिए हमारे पास 3/3 का डिटर्मिनेंट आएगा। अगर ये 4 रूट्स होते हमारे पास, अगर फोर्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती तो हमारे पास 4 रूट आते और 4 रूट के लिए हमारे पास फिर 4/4 का डिटर्मिनेंट होता। ठीक है, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ आपको थोड़ी पता होनी चाहिए कि हम डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास y1 1 है, y2 हमारे पास cos x है और y3 हमारे पास sin x है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है तो 1 के नीचे 0 आ गया, फिर सेकंड डेरिवेटिव भी इसका 0 हो जाएगा। इसी तरह cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है और माइनस sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस cos x होगा। इसी तरह sin x के डेरिवेटिव भी नीचे लिख देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, इसकी काफ़ी सारे जो है ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिटर्मिनेंट की, वो आप देख लीजिएगा। हम क्या करेंगे कि इस पे ना रो ऑपरेशन अप्लाई करके, ताकि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। जितने ज़ीरोज़ होंगे डिटर्मिनेंट में उतना आसान होगा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना। तो हम क्या करेंगे, हम अगर 1 जो रो 1 है और रो 3 को ऐड करके
फर्स्ट में रिप्लेस कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस 1 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, जो यहाँ हमने रिप्लेस कर देना है क्योंकि हमने R1 को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह cos x ये वाला जो है इसके साथ ऐड होगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा, जो यहाँ रिप्लेस करना है। इसी तरह ये जो साइन x है ये आपका इस माइनस साइन x के साथ ऐड होगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा, जो हमने यहाँ रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अभी हमारे पास फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो है, इसमें सिर्फ एक ही नॉन ज़ीरो नंबर है, तो हम अगर इसकी मदद से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो हमारे पास एक ही दफ़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे, 1 वाली रो को आपने छोड़ देना है और 1 वाले आपने कॉलम को छोड़ देना है। ठीक है, और बाकियों का आपने डिटर्मिनेंट ले लेना है। ठीक है, 1 के साथ 1 इंटू ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसी तरह माइनस इंटू माइनस कॉस एक्स टाइम कॉस एक्स होगा तो हमारे पास प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ये एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, तो हमारे पास w की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो ओरिजिनल आपके पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपने इनके w's को कैलकुलेट करना है। क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ हमें w1 w2 और w3 को कैलकुलेट करना है। तो w1 में आपने क्या करना है, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें ये दो वैल्यूज ये जो है ये हमेशा 0 ही आएंगी। ठीक है, जो थर्ड वाली वैल्यू है ये आपने इक्वेशन की राइट साइड वाली वैल्यू लिखनी है जो कि कोसिकेंट x है यहाँ, तो हमने यहाँ कोसिकेंट x लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आपने w1 को एक्सपेंड कर देना है। तो हम कोशिश करते हैं कि जिस कॉलम या जिस रो में 0 ज़्यादा हूँ उस कॉलम में एक्सपेंड करें ताकि हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े। ठीक है, तो हम ये जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ से हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहली दो वैल्यूज़ तो 0 हैं, तो इस वजह से हमें सिर्फ तीसरी वैल्यू के साथ डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, कोसिकेंट x टाइम्स ये वाला डिटरमिनेंट। ठीक है, इस रो को छोड़ देना है और इस कॉलम को छोड़ देना है। तो साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसी तरह माइनस फिर आएगा और माइनस कॉस एक्स टाइम कॉस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो आइडेंटिटी है ये 1 की इक्वल आती है तो हमारे पास कोसिकेंट x आ जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो हम जो पहली वैल्यू होती है उसको प्लस लेते हैं, यानी कि ये जो 0 है यहाँ से हमने प्लस को शुरू करना है और ये वाली वैल्यू माइनस होगी, ये प्लस होगी, इसी तरह अप टू सो ऑन, ये माइनस होगी, ये प्लस होगी और इसी तरह हम चलते जाएंगे। तो कोसिकेंट x के साथ प्लस आता है तो इस वजह से हमने प्लस लिख दिया। इसका आसान तरीका क्या लिखने का होता है कि आप सिंपली क्या करें कि जो भी वैल्यू है मसलन ये कोसिकेंट x है इसके साथ आपने एक्सपेंड करना है। सिंपल क्या करें, -1 रेज टू पावर जो रो होगी वो वाली, यानी कि ये थर्ड रो है तो आपने ऊपर इसकी पावर 3 लिख देनी है प्लस, और ये फर्स्ट कॉलम है तो +1 करेंगे, 3 + 1 -1 रेज टू पावर 4 बन जाएगा। तो -1 की जब इवन पावर होती है तो हमारे पास प्लस आता है तो इसके साथ प्लस इस वजह से आ गया। इसी तरह अगर आपने किसी और से फाइंड करना होता है, सपोज करें कि ये माइनस साइन एक्स इसके साथ आपने एक्सपेंड करना होता तो आप सिंपल क्या करते, माइनस साइन एक्स के साथ -1 लिखते और ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो इस वजह से 3 और प्लस कौन सी रो है, थर्ड रो है, तो 3 + 3 6। इसका मतलब है इसके साथ -1 रेज टू पावर 6 होगा तो प्लस आएगा, लेकिन चूंकि ये माइनस साइन है, साइन एक्स है तो इसके साथ ऑलरेडी माइनस है तो इस वजह से माइनस आ जाता है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए जस्ट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सिंपली इसी तरह आपने W2 को कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या करना है, जो सेकेंड कॉलम है आपका आपने वहाँ वो वाली वैल्यूज़ को आपने रिप्लेस करना है। ठीक है, फिर इसको भी इसी तरह आप एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं या इस कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं या इस कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने इसको ये जो कॉलम है ना 1 वाला कॉलम इससे एक्सपेंड किया है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है और बाकियों का आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जो कि ये वाला है। ठीक है, माइनस साइन एक्स 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, कोसिकेंट x मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट x टाइम कॉस x। और ये जो माइनस साइन साथ लिखा हुआ ये डिटर्मिनेंट की वजह से माइनस साइन आया। ठीक है, क्योंकि आप जब कोसिकेंट x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है। तो इसके साथ एक माइनस का साइन भी आएगा, तो इस वजह से ये माइनस का साइन लिखा है, ठीक है। और कोसिकेंट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं, और ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी माइनस cos x ओवर sin x, इसको हम माइनस cot x लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास W2 की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह आप W3 में क्या करेंगे, जो थर्ड कॉलम होगा उसमें आपने ऊपर 2 जीरोज को रिप्लेस करना है और नीचे f(x) की वैल्यू कोसिकेंट x उसको आपने रिप्लेस करना है, ठीक है। इसको भी इसी तरह एक्सपेंड करेंगे, किसी भी कॉलम या किसी भी रो की मदद से इसको जो आपने एक्सपेंड करना है, तो जिसमें ज़्यादा ज़ीरोज़ हों उसमें आपने एक्सपेंड करना है। आप सपोज कर लें, बल्कि आसानी के लिए मैं आपको बता, आप इस कॉलम की मदद से एक्सपेंड कर देंगे तो 1 और उसके आगे फिर आपने डिटर्मिनेंट ये वाला लिख देना है, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -1 आएगा, क्योंकि माइनस साइन एक्स टाइम कोसिकेंट एक्स, और कोसिकेंट एक्स मैंने आपको क्या बताया कि ये किसके इक्वल होता है, 1/sin x के इक्वल होता है। तो sin x 1/sin x से कट जाएगा तो हमारे पास -1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने सिंपली क्या करना है कि u1 u2 और u3 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। तो आपने w1 भी कैलकुलेट कर लिया, W2 भी कैलकुलेट कर लिया, W3 भी कैलकुलेट कर लिया और W भी कैलकुलेट कर लिया। तो आप सिंपली इन फार्मूलाज की मदद से u1 u2 और u3 की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे जो ये सामने आपको दी गई हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, सिंपली u1 u2 और u3 को आपने इंटीग्रेट करना है। u1 को आपने इंटीग्रेट करना है, यानी कि कोसिकेंट x को आपने इंटीग्रेट करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, log नेचुरल ऑफ कोसिकेंट x माइनस cot x। किसी भी आप फंक्शन की यानी कि इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेबसाइट बहुत ही हेल्पफुल है आपको इंटीग्रेशन फाइंड करने से, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास u1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, u2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो कि होगी माइनस इंटीग्रल ऑफ cot x dx। cot x को आप क्या लिख सकते हैं, cos x ओवर sin x लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, cos x ओवर sin x का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आएगा log नेचुरल ऑफ sin x, और ये एब्सोल्यूट वैल्यूज में आएगा, ठीक है। इसी तरह फिर आपने क्या करना है कि u3 की वैल्यू को फाइंड करना है। u3 क्या है, आपके पास -1 था, तो -1 का इंटीग्रल क्या होता है, -x होता है। तो आपने सिंपली u1 u2 और u3 की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अभी आपने सिंपल क्या करना है कि आपने u1 u2 और u3 की वैल्यू को yp में पुट करना है, यानी कि इस एक्सप्रेशन में आपने u1 u2 और u3 की वैल्यू को पुट करना है। पुट करेंगे तो आपके पास ये आपका yp आ गया। फिर आपने सिंपल क्या करना है, आपने yc प्लस yp करना है। तो आपके पास जनरल सोल्यूशन कौन सा आएगा, ये वाला सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। ये भी हमारे पास थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, yc फाइंड करेंगे। yc के लिए आपको जो है ना एक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होगी। तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, y3 है तो इसकी जगह आपने m³ लिख देना है। इसी तरह फिर आगे -2 टाइम्स y" है तो इसकी जगह आपने m² लिख देना है, ठीक है। -y' की जगह आपने -m लिख देना और +2y की जगह आपने सिंपली +2 = 0। ये आपके पास क्या आ गई, एक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अभी आपने इस एक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं सिंपल क्या करता हूँ, ये जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ है ना, ये वाली, यहाँ से आपके पास m² कॉमन आ सकता है, ठीक है। m² को मैंने कॉमन लिख दिया तो हमारे पास क्या आएगा, बीच में m-2 आ गया ब्रैकेट्स में, ठीक है। फिर आप क्या करें, आगे आपने -1 को कॉमन लें तो आपके पास m-2 आ गया, ठीक है। तो फिर आगे फर्दर आपने क्या करना है कि m-2 = 0 पुट करना है और m² - 1 = 0 पुट करना है। तो आपके पास रूट्स क्या आएंगे, m = 2 1 -1, यानी कि ये आपके पास जो है रियल और डिस्टिंक्ट जो है ना रूट्स हैं। तो अब yc आपके पास क्या आएगा, c1e⁻²x + c2e⁻x + c3e⁻−x। तो यहाँ से आपके पास y1 क्या आएगा, e⁻2x आ गया। इसी तरह c2 के साथ जो है ये y2 है तो ये क्या है, e⁻x है। तो y2 आपके पास ये आ गया। y3 आपके पास क्या आएगा, e⁻−x, ठीक है। फिर आपने सिंपल क्या करना है, रॉन्सकियन कैलकुलेट करना है, ठीक है। रॉन्सकियन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये आपका y1 y1' और y1 डबल डैश,
ठीक है। इसी तरह y2 ऊपर लिखना है आपने सेकंड कॉलम में और उसके दो डेरिवेटिव सिंपली नीचे लिख देने हैं, ठीक है। इसी तरह y3 के आपने जो है ना दो डेरिवेटिव नीचे लिख देने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने 3/3 का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। 3/3 का आपने डिटरमिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप सिंप्लीफाई कर लें। जैसे देखें तो फर्स्ट कॉलम e⁻² सब में आ रहा है, तो ये आप कॉमन ले लें। इसी तरह सेकंड कॉलम में फिर आपके पास e⁻x है जो कि सब में कॉमन आ रहा है, तो आप सेकंड टाइम ये जो वैल्यू है ये आपकी e⁻x आ जाएगी। थर्ड कॉलम में चेक करें तो e⁻−x ये भी बार कॉमन आ सकता है, तो आप e⁻−x को कॉमन ले लेंगे तो ये आपका यहाँ e⁻−x आ जाएगा और बाकी वैल्यूज़ को आपने डिटरमिनेंट में लिख देना है, ठीक है। अभी आपने सिंपली क्या करना है, इन पे रो ऑपरेशन करना है ताकि हम जीरोज़ लेकर आएँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो पहला कॉलम है ना इसमें जीरोज़ को लेके आऊँ 1 के नीचे, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन मैं क्या करूँगा, r2 - 2 r1 करूँगा, ठीक है। और ये मैं क्या करूँगा, ये आपका ये जो सेकंड रो है ना इसको रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। यानी कि इस का जो आंसर होगा ना r2 - 2 टाइम्स r1 उसको मैं ये r2 में रिप्लेस कर दूँगा। इसी तरह जो r3 है उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मैं इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करूँगा, तब जाके ये जो थर्ड रो है आपकी यहाँ 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, जो फर्स्ट आपका कॉलम है उससे आपने इसको एक्सपेंड कर देना है। नीचे तो दो जीरोज़ हैं तो हमें एक ही दफ़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा 1, और इसकी रो को आपने छोड़ देना है, 1 वाली रो को और 1 वाले कॉलम को छोड़ देना, और बाकी इन दोनों का आपने डिटरमिनेंट ले लेना है। ये जो है इस वैल्यूज़ का आपने डिटरमिनेंट लेना है। तो डिटरमिनेंट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, -6 टाइम e⁻²x जो कि 0 के इक्वल नहीं है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने जो आपका ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको आपने यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपने W1, W2 और W3 को कैलकुलेट करना है। तो W1 में हम क्या करते थे, जो फर्स्ट कॉलम है उसको आप रिप्लेस करते थे, पहली दो वैल्यू 0 और जो तीसरे वाली वैल्यू है वो आपकी इक्वेशन की राइट साइड वाली वैल्यू है, तो ये हमने रिप्लेस कर दी। अभी हम क्या करते हैं, इसी से एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर दो जीरोज़ तो हैं ऑलरेडी, तो हमें एक ही दफ़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अभी जो अहम चीज़ समझने वाली है वो ये वाली है, देखिए -1⁻³ + 1 ये मैंने कैसे लिखा, ये मैंने इसका देखिए e⁻3x की जो इंडेक्स है वो कौन सा है, ये फर्स्ट कॉलम है और तीसरी रो है, ठीक है। तो हमने क्या किया, -1⁻³ + 1 ये इसके साइन के लिए मैंने किया है कि ये वाली वैल्यू, क्योंकि हम जब डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो किस तरह एक्सपेंड करते हैं, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको हम प्लस लेते हैं, ठीक है, माइनर में। फिर सेकंड वाली ये जो वैल्यू है इसको माइनस लिखेंगे, फिर इसको प्लस लिखेंगे, फिर इसको माइनस लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर माइनस, और ये इस तरह जो एक्सपेंड करते हैं। तो इस वजह से इसका जो साइन है उसके लिए मैं सिंपल फार्मूला क्या लिखता हूँ कि -1⁻² कॉलम का इंडेक्स प्लस रो का इंडेक्स, वो करेंगे तो इसका साइन आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि e⁻3x टाइम्स इसका और इसका डिटरमिनेंट आगे लिख देना है, ठीक है। फिर आपने इसको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है तो हमारे पास W1 की वैल्यू आ जाएगी जो कि ये है। W2 के लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड कॉलम है हमारे पास इसमें हमने 0 0 और e⁻3x इसको हमने रिप्लेस कर देना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड कॉलम है इसमें देखें e⁻3x ही आ रहा है तो इसको हम कॉमन लेकर बाहर लिख देंगे, ठीक है। फिर आप देखें कि हम इसको किस रो या किस कॉलम में एक्सपेंड करें, तो ये जो सेकंड कॉलम है इसमें देखें तो 2 दफ़ा 0 आ रहा है, तो हम अगर इसकी मदद से एक्सपेंड करें तो हमें बहुत ही कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसका जो -1⁻³ + 2 लिखा हुआ है ये हमने क्यों लिखा है कि ये इसका जो साइन है, किसी भी डिटरमिनेंट में एक्सपेंड करते हैं तो जो उसका माइनर होता है उसको हम किस तरह लिखते हैं, -1⁻, जो उसकी रो होती है उसका नंबर और जो उसका कॉलम होता है उसका इंडेक्स। तो ये देखें तो ये हमारे पास थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में ये वाली वैल्यू, तो इस वजह से -1⁻³ + 2 आ गया। और -1
की रेज पावर आड हो तो वो माइनस ही आता है, तो इस वजह से माइनस ई रेज टू पावर 3x आ गया। बाकी सिंपल आपने 2/2 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेना, एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो W2 है उसकी वैल्यू आएगी 3 इंटू ई रेज टू पावर 4x, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह फिर हम W3 के लिए क्या करेंगे कि जो थर्ड कॉलम है उसमें आपने ई रेज टू पावर 3x को रिप्लेस, यानी कि ये पूरे जो है ना 0 0 और ई रेज टू पावर 3x इसको आपने रिप्लेस कर देना है। तो हम यहाँ से ई रेज टू पावर 3x को फिर जो है ना वो कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ भी देखें तो इसका जो साइन होगा वो क्या होगा, ये देखें तो ये आपका किस इंडेक्स पे है, ये आपका थर्ड रो और थर्ड कॉलम जो है उसके इंडेक्स पे है। इसका मतलब है -1 रेज टू पावर 3 + 3 6, तो यहाँ आपकी ई रेज टू पावर 3x के साथ प्लस आएगा। ठीक है, बाकी डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लेना है। डिटर्मिनेंट आप फाइंड करेंगे तो यहाँ से आपके पास ई रेज टू पावर 6x जो है W3 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी हमारे पास W1 W2 और W3 की वैल्यू आ गई, W की भी वैल्यू आ गई, तो आपने सिंपली U1 डैश U2 डैश और U3 डैश की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है। फार्मूलाज आपके पास दिए गए हैं W1 ओवर W, ठीक है, W और W2 ओवर W U2 डैश के लिए, U3 डैश के लिए आपके पास W3 ओवर W। ठीक है, यहाँ से आपके पास फिर आप क्या करेंगे, आप U1 डैश U2 डैश और U3 डैश को आप इंटीग्रेट कर लेंगे। U1 डैश को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/3 ई रेज टू पावर x dx, और ई रेज टू पावर x का जो इंटीग्रल होता है वो ई रेज टू पावर x ही होता है, तो इस वजह से ई रेज टू पावर x/3 U1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह U2 डैश की वैल्यू जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो U2 आ जाएगा, तो U2 की वैल्यू क्या आएगी, ई रेज टू पावर 2x/4, और ये माइनस साइन ऑलरेडी पहले उसके साथ दिया गया था तो इस वजह से माइनस आ गया। तो ई रेज टू पावर 2x का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, ई रेज टू पावर 2x/2, यानी कि x के साथ जो भी वैल्यू होती है वो आप डिवीजन में लिख लेते हैं। अगर ई रेज टू पावर 3x होता तो हमारे पास क्या होता, इंटीग्रल ई रेज टू पावर 3x/3 आता। ठीक है, तो ये देखिए ई रेज टू पावर 4x है, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेज टू पावर 4x/4 आता है, तो 6 4 24, तो ई रेज टू पावर 4/24 ये आपके पास U3 की वैल्यू आ गई। फिर आपने सिंपल क्या करना है, YP में U1 U2 और U3 की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देना है, Y1 Y2 Y3 तो ऑलरेडी आपने फाइंड किया था, ये तमाम वैल्यूज़ आप इधर पुट करेंगे, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके पास YP की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने सिंपल क्या करना है, आपने YP + YC इनकी वैल्यूज़ को लिख लेना है, तो आप के पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले YC लिखें या पहले YP लिखें, लेकिन कन्वेंशन ये होती है कि आप पहले YC लिखें और बाद में YP लिखें। ठीक है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ से आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं भी किसी भी कंसेप्ट की आपको समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी क्यूरी को रिजॉल्व कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। खुदा हाफिज़।